What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेल और फैमिली. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. आज है 26 नवंबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में काफी कुछ शानदार हम लोग डिस्कस करेंगे. कंप्लीट न्यूज़पेपर का डिस्कशन आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा. दो पार्ट में डिस्कशन डिवाइड होगा. पहले में हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग न्यूज एनालिसिस डिस्कस करेंगे. न्यूज एनालिसिस में भी आप कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से बात करूंगा और इसी के साथ में कई सारे ऐसे अमेंडमेंट भी है जो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट जो है वो लाने की कोशिश कर रही है. उसमें से जीएसटी भी एक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी एक है. तो इनके कहने का मतलब यह कि वीडियो जो है एंड तक देखिएगा. बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा और कई सारी चीजें आप लोग रिवाइज करते हुए भी नजर आएंगे. करंट अफेयर यार एक ऐसी चीज है जिसमें मैं बोल सकता हूं आप लोगों को मैं हूं ना, यानी कि करंट अफेयर आप लोग मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं और बाकी का जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप लोग अच्छे से कवर करके चलिए. बस इतना काम कीजिएगा, जो भी करंट अफेयर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं उसको थोड़ा सा बस आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है. और कुछ तो आप लोग अगर कंटिन्यूअस मेरे साथ में कनेक्ट रहेंगे, बहुत सारी चीजें तो मैं ही आप लोग की रिवाइज करा दूंगा. तो इस तरीके से पूरी एक अच्छी कंबाइंड स्टडी लेकर आप लोग को चलनी है रियलिटी में, अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोड देखेंगे, फिर एडिटोरियल और वीडियो के एंड में डेली मैं आप लोगों को 5 वोकैबुलरी देता हूं. कोशिश क्या करो सेंटेंस फॉर्मेशन करने की इनके ऊपर, जिससे कि आप लोग एक अच्छा आंसर भी लिख सकें. और जितनी वोकैबुलरी आप लोग ऐड करेंगे उतनी अच्छा एस्से, उतनी अच्छा आंसर, उतने ही अच्छे आप लोग इवन अगर आप लोग एनडीए, सीडीएस या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर वोकैबुलरी पूछी जाती है तो वो भी आप लोगों को फायदा पहुंचाती है. आप लोग अगर इंग्लिश स्पीकिंग भी करना चाहते हैं तो उसमें भी वोकैबुलरी आप लोगों को काफी फायदा पहुंचाती है. तो मैं तो ये बोलूंगा कि अपने जो आप लोगों का डेटाबेस है कोशिश करो कि उसमें एक दो शब्द डेली नए ऐड करो, तो इससे आप लोग काफी कुछ नया ऐड करते हुए चलोगे. और डेली प्लान बनाओ अपने लिए मॉर्निंग में कि हाँ इवनिंग तक हम लोग को ये अचीव करना है, और जब शाम को आप लोग उसको अचीव कर लो तो देखो अपने आप को एनालाइज करके कि कितना कहाँ कोई कमी रह गई और कितना अच्छे से आप लोगों ने काम किया. तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लाइफ में आप लोग इंक्लूड करोगे तो आप लोग की जो लाइफ है वो प्रोडक्टिव होती है आप लोग को नजर आएगी. शानदार बात यहां पर बोली गई है, बोला गया वक्त सभी को मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए. देखिए एक इंसान ऐसा होता है जो अपनी जिंदगी में जो उसको वक्त मिला हुआ है उसको इतने इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है कि उसको देखकर लोग ये कहते हैं कि वाह यार कितना पंक्चुअल है, ये सारे काम कैसे कर लेता है. और एक इंसान वो है जिसको यही पता नहीं चलता है कि सुबह उठा है और शाम को बिस्तर पर पहुंच गया, पूरे दिन में उसने क्या क्या किया है. वो इंसान अपनी जिंदगी को इस तरीके से बर्बाद कर रहा है कि जो वक्त को बर्बाद कर रहा है उसके साथ में किसी चीज को आप लोग बोल ही नहीं सकते कि वो इंसान किसी चीज को और को सुधार सकता है. तो वक्त को हमेशा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो, और जो इंसान वक्त को इंपॉर्टेंस देते हैं हमेशा दुनिया उनको इंपॉर्टेंस देती है. तो इसलिए वक्त को कभी भी आप लोगों को लापरवाही में लेके नहीं चलना है. तो वक्त बदल देगा. अगर आप लोग जिंदगी अगर ढंग से लेकर चलना चाहते हैं तो वक्त हमेशा आप लोगों को एक तरीके से अपने हाथ में रखना पड़ेगा, इतने ढंग से यूटिलाइज आप लोगों को करना पड़ेगा. तो कभी भी इसमें कोई लापरवाही आप लोगों को नहीं बरतनी है, ठीक है. एडिटोरियल देखेंगे. आज एडिटोरियल भी काफी शानदार है और आप लोग का न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन भी काफी शानदार है. तो इसलिए डिटेल में जानेंगे. कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग का माइंड तो डेवलप करेंगे ही करेंगे, इसी के साथ में अवेयरनेस के साथ में आप लोगों को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव एक इंसान बना के जाएंगी. सबसे पहले जो मैं आप लोगों से आर्टिकल यहां पर डिस्कस करने वाला हूं वो एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और उसमें सारी डिटेल में चीजें डिस्कस करूंगा. ये है नेशनल जो हेल्थ फैमिली सर्वे है उसके बारे में बात करेंगे. तो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का 5वां संस्करण अभी प्रस्तुत किया गया, उसमें कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी. बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में इस तरीके से कवर करूंगा कि कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाए किसी भी एग्जाम में. अगर कल को आप लोगों को किसी चीजें में डेटा यूज करना है आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, या फिर इंटरव्यू के लिए भी आप लोग इसको देखेंगे तो उस तरीके से आप लोगों का टॉपिक यहां पर देखने को मिलेगा. ग्लासगो में अभी मीटिंग देखने को मिली, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ आर्टिकल लिखा गया और भी कई सारी बातें लिखी गई हैं, जैसे कि किस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है, किस तरीके चीजों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, और इंडिया किस तरीके से आज की डेट में अगर बात करें अपनी नहीं कि हम लोगों ने बोला 2030 तक का हम लोग ये करेंगे, 2050 तक का ये और 2070 तक का ये, तो वो सारे क्या क्या कमिटमेंट हम लोगों ने किए हैं वो भी हम लोग सारे यहां पर देखेंगे. तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए इसको लेकर. ओके, यहां पर ये जो साइड में आर्टिकल है ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जी कोशिश कर रही है कि एक नेशनल लेवल की लीडर बनकर सामने आए. अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ ले जाए, जैसे एक साइड में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हो गए, दूसरी साइड में जैसे राहुल गांधी जी का नाम ले लेते हैं, एक साइड में अरविंद केजरीवाल जी हो गए, ठीक है, एक साइड में ममता बनर्जी जी हो गई, या एक साइड में इनके अलावा और कौन से ऐसे लीडर रखते हैं आप लोगों को जिनको नेशनल लेवल पर आप लोग काउंट कर सकते हैं. यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को आप लोग छोड़ दें
तो उनके अलावा किसको आप लोग ऑल्टरनेटिव और देख सकते हैं कि हाँ चलो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं उन्होंने काफी अच्छे काम किया, 2 टर्म हो गए, नेक्स्ट टर्म में कोई और आना चाहिए। तो या तो आप लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को भी बोल सकते हैं कि वही आने चाहिए नेक्स्ट टर्म में भी, अगर उनको थोड़ी देर के लिए हम लोग हटा दें, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए आप लोग किसको सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये पर्सन भी एक तरीके से ऑल्टरनेटिव हो सकता है। क्योंकि एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है एक अच्छी अपोजिशन भी होना। अगर अपोजिशन में कोई लीडर आप लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो फिर देखिए वो एक डेमोक्रेसी की तरीके से ढंग से काम नहीं कर पाती है, ठीक है। तो एक अच्छा लीडर कौन होगा अगर ऑल्टरनेटिव तरीके से आप लोग बोले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का ऑल्टरनेटिव, क्योंकि काम तो वो भी अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं, पर लेकिन आगे आने वाले टाइम में और किसको आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो जाने ये इसी के चलते यहाँ पर ममता बनर्जी जो है अभी 3 कॉन्जिक्यूटिव जो इलेक्शन जीत कर आई हैं वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल वही पैटर्न है जैसे आप लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो गुजरात में जीत कर आते थे। तो उसी तरीके से ये भी अपने आप को एक नेशनल लेवल के लीडर की तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश इनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, इंडिया का इसमें क्या एरिया है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्रिप्टो करेंसी में इतना ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं आज के में। हमारे देश में भी काफी बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये क्या सिक्योर है या फिर ये सिक्योर नहीं है वो भी बताएंगे। तो कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। आंध्र प्रदेश में 2014 में बाइफोरकेट करके एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना, तो उसी के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर टाइम मिलेगा इसमें आर्टिकल में तो बातें मेंशन नहीं कर रखी है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में बताऊंगा जिसके चलते आंध्र प्रदेश काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। और यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स है उनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये वाला डेटा पॉइंट जो है वो इसके साथ में डिस्कस करूंगा। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर इसी से रिलेटेड आर्टिकल से रिलेटेड ये डेटा पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा। अब बच गया ये मेन जो लीड आर्टिकल है, इसमें क्या क्या बातें की जा रही है। ये वैसे तो पंजाब के जो पॉलिटिक्स है लोकल पर, लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दे कुछ ऐसे हैं कि आप लोगों को हर एक राज्य में देखने को मिलेंगे। आप लोग खुद भी इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आप लोग जानना चाहते हैं कि राज्य के अंदर क्या चल रहा है, तो जैसे राइटर है, राइटर ने क्या किया, एक सर्वे किया, सर्वे में ये खुद जाकर इन्होंने लगभग ये 500 लोगों के साथ में इन्होंने बात की, और ये जो 500 लोग थे ये अलग अलग एरिया के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि महिला भी थी और पुरुष भी थे, बच्चे से भी पूछा गया, कई जगह जो अमीर थे गरीब थे उनसे पूछा गया, जो यंग थे बुजुर्ग थे, लेबर थी फार्मर थे, जो स्टूडेंट थे अनएम्प्लॉयड पर्सन थे एम्प्लॉयड पर्सन थे उनसे पूछा गया। इसी के साथ में कई सारी यूनिवर्सिटी में भी इनके द्वारा विजिट किया गया। बस नहीं मिले तो राइटर नहीं मिले पॉलिटिकल पार्टी के जो ग्रुप है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने बारे में बात करेंगे। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि जब मैं घूमा पूरे पंजाब के अंदर, और घूमने के बाद में मेरा जो लगभग 10 दिन का जो टूर था उसमें मैंने ये देखा कि अभी फिलहाल जो रिसेंटली ये 3 जो बिल हैं जिनको अभी रिपील किया गया, यानी कि एक तरीके से फार्मर जो रिलेटेड ये 3 बिल थे उनको भी रिपील किया गया, तो उससे कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है कि जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है उसको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। पंजाब में जो टक्कर में रहने वाली है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टक्कर में रहेगी, और इस तरीके से ज्यादा तो फोकस दिया गया कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी आ रही है और कई सारे ऐसे प्रॉमिस कर रही है जो अब तक गवर्नमेंट वहां पर रही है उन्होंने जो प्रॉमिस किए वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि कोई नया आदमी आएगा तो कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करके जाएगा, तो ज्यादा अच्छी खासी सीट लग रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के निकल कर आ सकती है। तो ये मुद्दे यहाँ पर बताए गए। तो इसके चलते मतलब एक तरीके से पूरा एक आर्टिकल जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग पंजाब से हैं और लोकल एरिया के बारे में जानना चाहते हैं, अपने एरिया के बारे में क्या क्या चल रहा है, तो इसको पढ़ सकते हैं अपना खुद का नैरेटिव तैयार करने के लिए, वरना आप लोग चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में देखिए, पढ़ना एक तरीके से एग्जाम के लिए पढ़ना वो एक अपनी सही बात है, पर लेकिन अगर ये ऐसी चीजें आप लोगों को पता रहेगा इंटरव्यू में आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगी अपने लोकल एरिया के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन रखेंगे। आज का कार्टून है यहाँ पर, अभी आप लोगों ने देखा कि रिपील कर दिए गए हैं फार्म लॉ को, तो फार्म लॉ को रिपील कर दिया गया, तीनों फार्म लॉ को यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को पूछूंगा, ये बताइए किस आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर ये रिपील किया गया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, फिर कल इसका आंसर बता दूंगा। तो क्वेश्चन वही पूछता हूं हमेशा जो आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो उनका आंसर जरूर दिया करो, अच्छा लगता है यार, ठीक है। और फिर कल उसका आंसर भी तो बता देता हूं नेक्स्ट डे, और वीडियो आने के 1 घंटे के अंदर अंदर जो आंसर देता है उसका नाम भी कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसे आज भी एक का मैंने नाम उठाया, तो आप लोग अच्छे से आंसर दे रहे हैं, कई सारे बच्चे काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पढ़ा करो उनसे, सीखा करो। अगर कोई नया नया अभी जुड़ा है तो वो भी देखो किस तरीके से बच्चे आंसर दे रहे हैं। अभी जैसे ही यहाँ पर ये रिपील किया गया फार्म लॉ को, उसी के साथ में आ गया कि लेबर कोड, हमारे देश में लेबर कोड 4 लेबर कोड लेकर आए गए थे, बहुत सारे जो बहुत सारे जो यहाँ पर लो थे उनको रिपील करके, तो बोला गया ये लेबर कोड भी सही नहीं है, अब इनको भी रिपील करो। तो इसके चलते एक और कंट्रोवर्सी हो गई है, एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई कि उनको रिपील करो। तो ये कार्टून उसी के बारे में दिखा रहा है। तो 40 से 50 शब्द इस कार्टून के बारे में लिखेगा, एक लिखने की टेंडेंसी भी आप लोग की डेवलप होगी, तो ट्राई कीजिए, फिर आप लोग काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए अब आर्टिकल देखेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों से कोई एक एथिक्स का क्वेश्चन भी पूछ ले, उसमें क्या होगा, देखिए नैतिक शिक्षा सुनिए ना आप लोगों ने, इंसान के अंदर नैतिकता होनी चाहिए। आज की डेट में देखने को मिलेगा गाय
होती हैं जब तक दूध दे रही हैं सही है, वरना उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तो काफी अच्छी ये न्यूज निकल कर आई, बेसिकली कहां से, केरला की साइड से। उनमें क्या किया गया यहाँ पर, अभी यहाँ पर एर्नाकुलम, यहाँ पर एक पंचायत के द्वारा जिस इंसान के द्वारा अपना जो एनिमल ऐसे छोड़ा जा रहा है उसके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है। यानी कि जब तक तुमको फायदा पहुंचा रहा है, जब तक सही है, जब तक तुमको फायदा नहीं पहुंचा रहा है तो उसको सड़कों पर छोड़ दो। मतलब ढक्कर खाने के लिए उसको खाना भी नहीं मिल पाता है, भूखा प्यासा त्यासा बेसिकली जानवर घूमता है, तो इंसान के अंदर की इंसानियत जो है वो खत्म होती जा रही है। तो इसी के चलते अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं जहां पर ऐसी चीजें बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है और इसकी वजह से जो एनिमल और मैन में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई सारे जानवरों की जान जाती है और कई सारे इंसानों की जान जाती है, तो इसके लिए आप क्या सॉल्यूशन निकालोगे? तो इसके बारे में भी आप लोग एक एथिक्स की केस स्टडीज के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो पेपर 4 होता है या एस्से पेपर होता है या इंटरव्यू होता है, ये सारी चीजें कहां से निकल के आती हैं? न्यूज़पेपर से निकल के आती हैं आप लोग की। तो इसलिए न्यूज़पेपर को आप लोग अच्छे से पढ़ा करो। और इग्नोर कर सकते हो तो क्या ये चीजें आप लोग इग्नोर कर सकते हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि पिक्चरें छोड़ छाड़ के सारी चीजें, बस ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स में उतरने का पूरा मूड बना लिया है। मतलब फालतू के कमेंट, दुनिया भर के उल्टे सीधे कमेंट काफी ज्यादा निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं। अगर खुद का परसेप्शन है तो कम से कम ऐसा परसेप्शन रखो कि सोसाइटी में उसका इंपैक्ट नेगेटिव न पड़े, ठीक है। एक ऐसी पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। अभी कई सारे कमेंट किए गए, अब सिख कम्युनिटी के ऊपर भी इनके द्वारा कमेंट किया गया है। तो उसी के चलते जो दिल्ली में जो दिल्ली हाउस पैनल है उसके द्वारा समन किया गया इनको, तो उसके चलते देखते हैं कि ये जिस तरीके से देश के अंदर में एक हार्मनी, एक पीस जो है उसको एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है बार बार। तो खासकर कहां पर ये सारा काम चल रहा है आज के डेट में? इंस्टाग्राम पर। क्यों? क्योंकि ट्विटर ने तो बैन कर दिया था, तो इंस्टाग्राम पर अब उड़धंग मचाया जा रहा है यहाँ पर ये। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो आप लोगों की क्या राय होती है इन लोगों को लेकर? मुझे तो लगता है कि एक अलग ही थोड़ा सा एक पैटर्न चल रहा है, जैसे जैसे इलेक्शन आता है ऐसी चीजें देखने को मिलती है, पर फिर भी सही नहीं है यार। एक तरीके से देश की हार्मनी को बिगाड़ना ये कितने हद तक सही है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं जो भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा उससे पहले एक क्वेश्चन और दे देता हूं आप लोगों को। मिशन इंद्रधनुष के बारे में आप लोगों को बताना है। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। ये किस चीज से रिलेटेड है? बोला गया इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि जो बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको इम्यून करना, बीमारी न लगे उनको, ठीक है। स्मार्ट सिटी के बारे में बात की जा रही है, कंस्ट्रक्शन करना, इंडिया के अंदर सर्च करना अर्थ लाइक प्लान, सॉरी इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के द्वारा सर्च करना अर्थ जैसा प्लैनेट स्पेस के अंदर में। ये फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी बताइएगा। 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के बच्चे में, एक तो कल का और एक परसों का, उनका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। वहीं पर ही आप लोगों को कुछ और भी जानने को मिलेगा। और हाँ, आज का जो आप लोगों का जो सुडोकू था वो मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ये आप लोग यहां पर देखते हैं। और कल का जो आंसर है वो मैंने पोस्ट कर दिया है। इससे आप लोगों का जो मेंटल एबिलिटी है काफी अच्छी बनेगी, आप लोग का जो माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ेगा। इनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए, ठीक है। तो बाकी आगे बढ़ते हैं, आइए अब एडिटोरियल देखेंगे एक एक कर। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बन जाएंगे हर एक लेवल पर, तो थोड़ा डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। और ये खासकर अगर बात करें, ऐसे आर्टिकल आप लोग को काफी फायदा पहुंचाते हैं, एस्से राइटिंग वगैरह जब आप लोग करते हैं आंसर राइटिंग में, और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे बात करूंगा आर्टिकल के अंदर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि देश के अंदर जो भी फैमिलीज है उनकी हेल्थ का सर्वे किया जाता है। तो ये अभी हमारे देश में कौन से नंबर का सर्वे किया गया? तो ये 5वें नंबर का सर्वे अभी देश के अंदर किया गया। तो जब ये 5वें नंबर का सर्वे किया गया, तो इससे पहले भी क्या कोई और सर्वे ऑलरेडी हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलते हैं? अगर उसके बारे में आप लोग पूछे कोई, तो क्या आप लोग बोलोगे? जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सर्वे हैं तो इसके बारे में याद रखेगा। आज तक हम लोग टोटल 4 सर्वे कंडक्ट करा चुके हैं। पहला जो राउंड था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, ये 1992 1993 देखने को मिला था। सेकंड राउंड था 1998 1999 में था। थर्ड राउंड था 2005 से लेकर 2006 में। फोर्थ राउंड था 2015 से लेकर 16 में। और फिफ्थ राउंड अभी स्टार्ट किया गया था 2018-19 में। हालांकि कोविड-19 के चलते जिस तरीके से डेटा इकट्ठा किया जा रहा था, वो डेटा उसमें थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली, पर अभी यहां पर इसको कंप्लीट कर लिया गया है, तो उसके चलते अभी चीजें पब्लिश की गई हैं। तो जैसे ही ये डेटा पब्लिश किया गया, तो कई सारे आर्टिकल आ रहे हैं और आगे भी आप लोगों को कई सारे आर्टिकल और देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है पूरा, इसके बारे में डिटेल में बातें करूंगा। तो डायरेक्ट पहले तो यही पूछ लिया जा सकता है कौन से नंबर का ये सर्वे है और किसके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट कराया जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों से बातें करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार डायरेक्ट आप लोगों से। सर्वे में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है और यहाँ पर कौन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फंड कहां से आता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस सर्वे के अंदर क्या क्या कुछ बातें अभी नई आप लोगों को देखने को मिली है।
सबसे पहली तो ये बात बोली गई इसके अंदर में कि हमारे देश में जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो बच्चा पैदा करने की जो एक तरीके से कैपेसिटी होती है, खासकर वो पहले हमारे देश में 2.2 थी, तो 2.2 से घटकर ये 2 हो गई है। यानी कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी वो पॉपुलेशन अब आप लोगों को कंट्रोल होती ही नजर आएगी, अगर बात करें हम लोग जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से इसको कंपेयर करेंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है यहां से। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कि थोड़ा सा गेन हुआ है कि यहां पर एक तरीके चिल्ड्रन जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर आप लोगों को मार्जिनल गेन देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन के कई सारे प्रोग्राम देश के अंदर अभी चलाए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मुझे सबसे सही लगा यहां पर वो है ये कि पहली बार देश के अंदर में जो यहां पर पर 1000 जो मैन है उसमें देखने को मिलेगा जो वुमेन की क्वांटिटी बढ़ी है, यानी कि सेक्स रेशो हमारे देश में काफी अच्छा बढ़ा है। सेक्स रेशो कैसे काउंट करते हैं कि 1000 अगर सोसाइटी में मेल है तो उस पर कितनी फीमेल आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इसको काउंट करते हैं कि अगर शादी करने की बात करें कल को कि हमारे देश में मान लीजिए 1000 लोग हैं, ठीक है, और महिलाओं की संख्या यहां पर ओनली 900, तो 100 लोग ऐसे बच जाएंगे एक तरीके से जो कि यहां पर इस कैटेगरी में नहीं आएंगे कि एक तरीके से उनकी शादी हो पाएगी। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। मतलब एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, शादी का कोई रिलेशन नहीं है इससे, ठीक है। बहुत सारे लोग जो ऐसे भी होते हैं जिनको बिना शादी के भी अपनी जिंदगी जो है वो अच्छी लगती है, शादी के झंझट में नहीं पड़ना है, और कई सारी महान पर्सनैलिटी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो उसके साथ में ऐसे कोरिलेट मत करना, ठीक है। तो जो बात है, मुद्दा है अभी यहां पर यह है कि किस तरीके से सेक्स रेशो बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर अगर आप लोग देखिए काफी डीप एक प्रॉब्लम होती है कि बेटा ही चाहिए, भले ही वो बेटा आगे चलकर माँ बाप को जो है वो बिल्कुल भी अपने पास न रखे, भले ही वो माँ बाप की इज्जत न करे, भले ही माँ बाप को बाद में बुढ़ापे में जाके पिटाई करे, भले ही माँ बाप ने कभी उस बेटे पर हाथ ना उठाए पर माँ बाप पर वो हाथ उठा रहा है, तो वो बेटा चाहिए, पर लेकिन बेटी नहीं चाहिए। हर एक इंसान को एक तरीके से घर में बहू चाहिए और अपने बच्चे के लिए वाइफ चाहिए, पर बेटी नहीं चाहिए। तो ये काफी डीप रूटेड प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर में, और ये काफी लंबे समय से लगातार चली हुई आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती अब नजर आ रही है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी। दूसरा एक बात करें कि एक तरीके से इसको काउंटर किया जा रहा है इन चीजों को, तो ये कैसे काउंटर करेंगे, तो पॉलिसीज और लॉ बनाकर। अभी आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, उसमें क्या किया गया, अगर किसी की लड़की हो रही है तो उसको सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। किसी को अगर लड़का हो रहा है तो एक तरीके से उसमें इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है जितना लड़कियों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर अभी देखने को मिला जो कि काउंट करने लायक है। एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां से निकल कर आया, नॉर्मली फैमिली हेल्थ सर्वे में ये चीजें नहीं देखने को मिलती थी, पर लेकिन जैसे हमारी लाइफ स्टाइल होती जा रही है, हमारा खाना पीना रहना सहना, हम लोग पैसिव जोन में आते जा रहे हैं। यानी कि कहीं मार्केट में जाना है थोड़ी देर के लिए तो हम लोग तुरंत स्कूटर उठा के चलेंगे, बाइक उठा के चलेंगे, गाड़ी उठा के चलेंगे, हम लोग साइकिल उठा के कोई नहीं चलेगा, पैदल कोई नहीं चलेगा, अगर पास में भी हो तो भी हम लोग कोशिश करेंगे किसी व्हीकल से जाएं। तो इसी के साथ में अगर 1 मंजिल पर जाना है, 2 मंजिल पर जाना है, 3 मंजिल पर जाना है तो भी लिफ्ट लेकर हम लोग जाएंगे, जहां जहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। सीढ़ियां यूज करने से हम लोग बचते हैं, कहीं पर भी कुछ भी आप लोगों को देखने को मिले तो इसकी वजह से हमारा रहना पीना खाना, तो उसमें तो खाने में तो शुगर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और एक्सरसाइज बिल्कुल कम होती जा रही है। तो आज की डेट में ब्लड शुगर और इसी के साथ में हाइपरटेंशन, यानी कि आप लोगों को एक तरीके से ब्लड शुगर की प्रॉब्लम और उच्च रक्तचाप आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते काफी सारे लोग इससे प्रॉब्लम हो रहे हैं, और यही आगे चल के फिर हार्ट की बीमारी यानी कि हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसी बीमारियां हैं, ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे ये बीमारियां लगती हुई जा रही हैं। और ये कैसी बीमारियां सारी, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि जिस इंसान को ये बीमारियां गिफ्ट में मिली है उस इंसान को ही ये झेलनी पड़ेगी, कोई दूसरे इंसान को ये बीमारी नहीं दे सकता गिफ्ट में, जैसे कि कोरोना दे देता है इंसान। तो ये इंसान ने जिसने अपनी जिंदगी बिगाड़ी है उसी के ऊपर ये इंपैक्ट डालेंगी अगर कोई अपनी लाइफ को पैसिव जोन में लेकर जा रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, जैसे जैसे लाइफ स्टाइल, खाना पीना रहना सहना, ना ढंग से सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना एक्सरसाइज कर पाते हैं। किसी भी इंसान को अगर आज के डेट में देखो तो ये दिक्कत है, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ध्यान रखते हुए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा देखने को मिला। नेक्स्ट बात करें तो जच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ के ऊपर काफी फोकस दिया गया, तो ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है वो भी अभी यहां पर बढ़ती हुई जा रही है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। इससे जो औरत है और जो बच्चा है दोनों की हेल्थ सही रहती है, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ अच्छी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में। यानी कि अगर बात करते हैं आज के में यहाँ पर मैटरनिटी चाइल्ड जो हेल्थ है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा निकल कर आता है, यानी कि माँ की बच्चे की हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसके चलते हेल्थ जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा पॉपुलेशन के बारे में, तो ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेस कंट्री है चाइना, दूसरे नंबर पर है इंडिया। ये माना जा रहा था कि इंडिया की पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है वो चाइना को जल्दी ही क्रॉस करने वाली है, पर हमारे देश में भी लोग समझदार हो गए, बच्चा पैदा करने के अलावा और भी अच्छे अच्छे काम अब करने लगे। यानी कहने का मतलब ये
कि पहले जो फोकस रहता था कि बच्चा ही पैदा करना है, कि जितने घर में काम करने वाले हाथ होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, वो पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। बच्चे की एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है आज की डेट में, जो कि एक अच्छी बात है। हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इससे सोसाइटी में एक चेंज आया है, जो कि एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कई सारी बातें यहां पर इस आर्टिकल के अंदर बोली गई है, और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ भी सकते हैं आज के लिए, अगर आप लोग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोग बेसिकली जो सीसेट का पेपर होता है उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन आता है उसमें काफी ज्यादा फायदा आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में कुछ न्यूज एनालिसिस में भी आर्टिकल आए, तो वहां पर मैं आप लोग कुछ मैप में भी चीजें दिखाऊंगा जिससे आप लोग समझ पाएंगे। लाइफ स्टाइल डिजीज काफी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात की जा रही है। फर्टिलिटी के बारे में बात की जाती है, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग और कई सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब बेसिक जानते हैं इस पर्टिकुलर जो न्यूज के बारे में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है हमारे देश में कंडक्ट कराया जाता है फैमिली की हेल्थ के बारे में जानने के लिए। और कौन कंडक्ट कराता है, बेसिकली इसके पैरामीटर के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो यहां पर चीजों को लेकर चलती है। पहली बार 1992 यहां पर आप लोगों को देखने को मिला था, 1992-1993 में ये जो सर्वे था। और अभी जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, ये 5वें नंबर का सर्वे आप लोगों के सामने निकल कर आया। इंटरेस्टिंग बात यहां पर कई सारी है कि कौन इंस्टीट्यूशन है यहां पर, तो हमारी कंट्री में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मेन आप लोग को ये देखने को मिलेगा जो काम करता है। और कई सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन और जो सेंटर है वो काम करेंगे इसके साथ में मिलकर, जो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। एक पैसा कहां से आता है और कौन इसको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, तो कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोग कंफ्यूजन में डाला जाता है। तो इनर सिटी फंड जिसको आईसीएफ बोलते हैं, तो ये यहां पर बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये फाइनेंशियल यानी ये पैसा यहां से निकल कर आता है। तो कौन टेक्निकल देता है, कौन पैसा देता है, तो ये आप लोगों को देखने को मिला। जो 5वें नंबर का सर्वे है इसमें डेटा काफी अच्छे से यहां पर एक तरीके से इकट्ठा किया गया, और टोटल 67 ऐसे इंडिकेटर थे, यानी कि 67 ऐसे इंडिकेटर थे जिसका डेटा इकट्ठा किया गया। मतलब क्या है इसका, 67 तो यानी लिखे हैं, मैं आप लोग कुछ बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया ताकि कोई भी दिक्कत आप लोग को देखने को मिले। जैसे पॉपुलेशन और हाउस होल्ड की प्रोफाइल, यानी कि जनसंख्या और घरेलू प्रोफाइल देखने को मिलेगी। मैरिज और फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, विवाह हो गया तो बच्चे कितने हो पा रहे हैं, कई सारे लोगों को शादी के बाद बच्चे नहीं हो पाते, तो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आजकल में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इवन जो बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम है, एक आर्टिकल आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, इसके बारे में भी लाइफ स्टाइल डिजीज काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जो हमारा खाना पीना रहना सहना, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम आज के में क्रिएट करते जा रहे हैं। फैमिली प्लानिंग जो है वो भी काफी हेफाजत वे में देखने को मिलेगी, यानी कि सही तरीके से आप लोगों को नजर नहीं आएगी। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में किसी को ज्यादा नॉलेज है ही नहीं है, और जिसको नॉलेज है वो भी शर्माते हैं चीजों को यूज करने में। आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को अगर मैं देखिए, हालांकि ऐसी बातें नॉर्मली मतलब नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी ये ऐसी चीजें जो आप लोगों को अवेयरनेस के रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, कई सारे बच्चे पेरेंट्स के साथ में बैठे रहते हैं तो उनको लगता है सर ने क्या बोल दिया, पर लेकिन रियलिटी में ये चीजें आप लोगों को पेरेंट्स को ही आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए। इवन बड़े भाई बहन को, अपने छोटे भाई बहन को इनके बारे में बताना चाहिए। अभी मैं बेसिकली जा रहा था, मतलब एक स्टोर पे खड़ा होता मैं, ठीक है, तो मैं वहां से कुछ मेडिसिन लेने गया था, तो वहां पर एक अंकल खड़े थे और 2-3 वहां पर लाइन में लगे रहते हैं, कई सारे लोग खड़े रहते हैं, भीड़ रहती है थोड़ी उसमें। तो वहां पर बेसिकली एक अंकल ने क्या किया, अंकल ने बोला कि मुझे कॉन्डोम दो। ठीक है, तो बेसिकली अंकल ने थोड़ा आराम से बोला, थोड़ा साइड में थे वो, तो दुकानदार ने पैकेट उठाया, अंकल को पकड़ा दिया। तो अंकल जो है वहां पर चिल्ला के पड़े उसके ऊपर बहुत तेजी से कि तुमने पैकेट में क्यों नहीं दिया, रख के मुझे। ठीक है, तो वहां पर एक तरीके से पूरा मतलब इतने देर से तुम्हारा स्टोर बंद करा दूंगा, और पता नहीं क्या क्या अंकल ने बोला। तो वो एक बड़ा ऐसा इशू बन गया वहां पर कि जरा सी बात थी ऊपर, उन्होंने बोला उनको अपना जो भी करना था उसको, मतलब चलो उसने गलती करी, उसको रैपर में नहीं दिया, अंकल उसको अलग तरीके से ले गए। पर लेकिन ये टैबू है अभी, अगर आजकल में पैड्स लेने जाते हैं दुकान पर, उसको रैपर में रखा जाता है जैसे हथियार लेकर आ रहा है कोई। तो ये ऐसी चीजें इनको अवेयर, जैसे कि आप देखा आप लोगों ने ओलंपिक के गेम नहीं हुए, वहां पर कॉन्डोम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए ताकि जो सेक्सुअल रिलेटेड जो बीमारी है वो लोगों को नहीं लगे। क्योंकि अगर एक इंसान को अगर मान लीजिए एड्स हो गया तो समझिए जिंदगी बर्बाद हो गई। अब शर्मा लो किस चीज से शर्माना है, तो सबसे ऊपर क्या है, जान है। डायलॉग सुना है ना, जान है तो जहान है, तो वो वाली चीजें हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके चलते दुनिया भर की पॉपुलेशन तो इससे बढ़ जाती है। तो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है उनके बारे में बोला था, कई एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से एक बार, उसमें बोला था उसने डॉक्टर ने कि लोग जो है इनको बेसिकली जानते नहीं इनके बारे में कि ऐसी ऐसी चीजें भी अवेलेबल है। तो उसकी वजह से फिर आगे चल के दिक्कत होती है। एक बच्चा अभी हुआ, पता चला दूसरा बच्चा फिर से हो गया, यानी कि बच्चे की हेल्थ पर प्रॉब्लम पड़ेगी, महिला की हेल्थ पर प्रॉब्लम पड़ेगी, तो ऐसा लग रहा है बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री स्टार्ट हो रखी है। तो ये दिक्कतें होती है, इसकी वजह से काफी ज्यादा महिला की हेल्थ पर, जिसको काउंट ही नहीं किया जाता है कई बार। तो ये चीजें हैं, तो इनके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। इसी के साथ में
मैटरनल और चाइल्ड की हेल्थ में यानी कि बच्चे और जच्चा दोनों की हेल्थ पर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में बात करें, कई बार घर में ही डिलीवरी कर दी जाती है, उसके चलते कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो उससे दिक्कत देखने को मिलेगी। वैक्सीनेशन की काफी बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है, कई सारे लोग तो डरते हैं कि नहीं करवाएंगे यार ये वैक्सीनेशन। तो ये सारी ऐसी चीजें यहाँ पर इकट्ठी इसके अंदर की गई है, ठीक है। तो कई सारी चीजें जैसे एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और इसी के साथ में जो कैंसर के बारे में जांच कराने की बात की गई। बॉडी का चेकअप इंसान का होता रहना चाहिए हर साल 6 महीने के अंदर अंदर। इतनी सारी बीमारियां कोई ना कोई पनपती हुई नजर आ ही जाएगी। अगर आप लोग चेकअप कराओगे तो आप लोग इसको चीजों को अच्छे से टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें देखिए अपना, अगर आप लोग जैसे कि कमा रहे हो, एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गए हो, तो कोशिश करो अपने पेरेंट्स का चेकअप आप लोग करा दो। पेरेंट्स आप लोग को नॉर्मली मना करेंगे, ठीक है, जैसे आप लोग को देखने को मिलेगा पेरेंट्स को बोलेंगे तो मना करेंगे, पर लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोग इसको फोर्स कर कराओगे तो ये पता चल जाएगा कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप लोग उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यार ये ऐसी चीजें जो लाइफ में आप लोग खुद भी इंप्लीमेंट करिए और अपने घर वालों को भी ध्यान में लेकर चलिए, क्योंकि पता चला पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई, जरा सी देर में इंसान निकल गया, फिर रोते रहते हैं यार ये नहीं किया वो नहीं किया। गलती आपकी है, आप लोगों ने उस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो इन चीजों के ऊपर भी। परिवार को अच्छे से लेकर अगर आप लोगों को चलना है तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में देनी पड़ेगी, ओके। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है जैसे फर्टिलिटी है, ठीक है, कि उपजाऊपन के बारे में बात करें अगर, इसी के साथ में अगर मातृ और बच्चे की हेल्थ के बारे में बात करें, रिप्रोडक्टिव न्यूट्रिशन, एनीमिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, शिशु मृत्यु दर, ये सारी चीजों का अगर डेटा हमारे पास में रहेगा तो कल को चल के हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं इनके बारे में, तो ताकि चीजों को अच्छे से लेकर चलें। पर लेकिन अगर डेटा ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा, तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इनका डेटा हमारे पास में होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन की पब्लिश कौन करता है, तो ये मैंने बताया ना अभी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिश करती है बेसिकली। पर इसके अंदर एक बॉडी है जिसको बोलते हैं यहां पर, जिसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंस, जो कि मुंबई के अंदर में है। इसको सपोर्ट करने वाली कई सारी तो ऑर्गेनाइजेशन यूएसए के, जैसे ORC, MACRO, मैक्रो, मेयरलैंड, तो ये कई देखने को मिलेगी। ईस्ट सेंटर वेस्ट होनोलुलु हुवाई, ये यूएसए की देखने को मिलेगी। तो कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पर सपोर्ट करती है इस काम को करने के लिए, ठीक है। बाकी अगर बात करें जो फैमिली सर्वे 4th और 5th हाउस के बारे में बात करें, तो यहां पर कई सारे और भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं डेटा जहां से उठाया जाता है। देखिए ये इतना सारा डेटा होता है, मैंने बताया ना कि अभी 67 एरिया में ये यहां पर डेटा इकट्ठा करते हैं। मैंने तो आप लोगों को यहां पर 9-10 ही बताए, ऐसे दुनिया भर के और भी इंडिकेटर जिन पे इकट्ठा करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगी यहां पर, कोई यूनिसेफ से डेटा उठा रहा है, कोई UNFPA से डेटा उठा रहा है, ठीक है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से कोई डेटा उठा रहा है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ में लेकर चलते हैं जहां से डेटा मिल गया। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आर्टिकल देखने के बाद में आप लोग सजेशन दिया करो, वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं, उससे मुझे पता चल जाता है कि कैसा यहां पर बेसिकली वीडियो जा रहा है। जिस दिन जैसे वीडियो जैसे नॉर्मली आप लोगों के जो लाइक है वो 4000 से 5000 तक होते हैं, ठीक है। मान लीजिए किस दिन जो लाइक्स हैं वो 6000 पहुंच गए, तो मुझे पता चल गया ना कि आज की वीडियो आप लोगों को और ज्यादा पसंद आई, कि हाँ आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया, ठीक है। पता चला किसी दिन डिसलाइक जो है वो नॉर्मली रहते हैं 20 से 30 के बीच में, किस दिन 50 पहुंच गए, तो पता चला अच्छा आज आप लोगों को वीडियो में कुछ चीजें पसंद नहीं आई। तो फीडबैक का मैकेनिज्म दे रखा है यूट्यूब ने ताकि पता चल सके। तो ये फीडबैक है एक तरीके का, यहाँ पर एक तरीके से जब चीजें पब्लिश की जाती है कि गवर्नमेंट को पता चल सके कहां पर दिक्कत है और उनका सोल्यूशन निकाल सके। तो जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तो सही कैसे होंगी चीजें, तो इसलिए यहाँ पर फीडबैक की ये मैकेनिज्म आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो एजेंसी जो है फंड प्रोवाइड कराती है यहाँ पर, वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया यहाँ पर। इसी के साथ में कई सारी और भी सपोर्ट करती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो उससे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है यहाँ पर। इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है। बाकी यूएसए की एजेंसी यहाँ पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो यूएसए की एजेंसी है, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है बिल गेट्स वाली, और हमारी मिनिस्ट्री तो यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट करती है। तो ये सारा डेटा भी यहाँ से आता है और ये सारी चीजें फंड भी यहाँ से निकल कर आता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो 4th राउंड था उसमें कई सारी चीजें कवर की गई थी, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी याद रखिएगा। अभी 5th राउंड के बारे में और भी कई सारे आर्टिकल आएंगे, तो आगे आने वाले टाइम में और भी चीजें कवर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें डेटा बताया गया, हल्का सा मैंने डाल दिया 4th का भी, ताकि हल्का सा अगर आप लोग याद रखें तो कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। तो 14th फील्ड एजेंसी यहाँ पर कलेक्ट कर रही थी, डेटा गैदर किया गया 6 लाख के करीब, यहाँ भी 6 से 7 लाख का डेटा इकट्ठा किया गया। सर्वे जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेता है अप्रोक्सीमेट 7 लाख के करीब और 1 लाख के करीब मैन, ठीक है। तो वुमेन पर ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन कुछ भी दिक्कत होती है तो वो सारी चीजें वहां से निकल कर आती है। तो रहता यही पर्पज है कि क्यों इकट्ठा करना है, क्योंकि सेंटर लेवल पर और स्टेट लेवल पर हम लोग अच्छे से चीजों को काम लेकर चल सके। और आप लोगों को पता भी है, अगर आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर संविधान के अंदर, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देखने को मिलेंगे आप लोगों को। इसके अंदर जो आर्टिकल 21 है वो आप लोगों को राइट टू हेल्थ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू हेल्थ भी आप लोगों की आ जाती है। बाकी जो डेटा पॉइंट है उसमें भी यहां पर कई सारी चीजें बता रखी है कि अगर बात करें आंध्र प्रदेश, आसाम,
यहाँ पर बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। तो ये डेटा पॉइंट बता रहा है कहां कहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें भी कई सारी की लो जो हाइट है फॉर द एज के हिसाब से, यानी कि स्टंटिंग कहां पे देखने को मिलती है। स्टंटिंग क्या मतलब होता है, जब लो हाइट रहेगी एज के हिसाब से, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें तो दूसरे फेज में और क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है ये बताई जा रही है यहाँ पर अलग अलग एरिया में। तो ये डेटा पॉइंट अगर अपने अपने राज्य के बारे में भी आप लोग देखते हैं, वेस्टेड का क्या मतलब होता है, जैसे कि लो वेट रह गया हाइट के हिसाब से, हाइट तो हो गई है पर वेट कम रह गया, कई सारे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अंडरवेट का मतलब क्या रहता है कि लो वेट रह गया एज के हिसाब से। तो ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बन गया इनके ऊपर कई बार कि स्टंटेड क्या होता है, ठीक है, पूछेंगे वेस्टेड क्या होता है, ठीक है, अंडरवेट क्या होता है। तो ये पता होना चाहिए कि किसके हिसाब से क्या रहता है। तो लो वेट रहता है हाइट के हिसाब से, लो वेट रहता है एज के हिसाब से, और इसमें रहेगा यहाँ पर लो हाइट रहेगी एज के हिसाब से। तो ये जब मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं बच्चे, तब आप लोगों को ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इनके ऊपर फोकस देने की कोशिश की जाती है ताकि इसको फोकस दिया जा सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जब आप लोग बात करते हैं तो हेल्थ के ऊपर काफी फोकस किया जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी अगर हम लोग को अचीव करने हैं तो हेल्थ को लेकर चलना पड़ेगा। उसमें बात करते हैं कि एक तरीके से भुखमरी को दूर करना है, और हेल्थ तीसरे नंबर का गोल है। तो ये भी यहां पर अचीव करने की कोशिश की जाती है यहां पर इन सब चीजों के तरीके से। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी रिसेंटली बना हुआ है हमारे देश में, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसको एक आभासी करेंसी बोलते हैं। आभासी मतलब आप लोग इसको हाथों से टच नहीं कर सकते। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि आप लोग के अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, तो आप लोग को नंबर देखने को मिलता है। आप लोग को इंटरनेट बैंकिंग अगर ट्रांसफर करोगे पैसा, तो एक इंसान से दूसरे इंसान के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, पर लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ कोई ऐसा पैसा ट्रांसफर हुआ है, हाथों से ले जाकर आप लोगों ने दिया है। बस नंबर जो थे आप लोग के अकाउंट में मान लीजिए 60,000 रुपए पड़े हुए थे, ठीक है, अब आप लोगों ने 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो 55,000 रुपए आप लोगों के अकाउंट में रह गए। सामने वाले के अकाउंट में मान लीजिए 45,000 रुपए थे, तो उसके अकाउंट में 50,000 रुपए हो गए। तो ये क्या हुआ, 50,000 रुपए उसके अकाउंट में पहुंच गए यहाँ पर। तो ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर पहुंचे इसके अकाउंट में। ये 5,000 रुपए आप लोगों ने हाथों से ट्रांसफर नहीं किए, तो नंबर चेंज हो गया आप लोगों के अकाउंट में अगर देखा जाएगा तो आप लोगों ने इसको हाथों से फील थोड़ी ना किया है। तो ऐसी करेंसी होती है नंबर के तौर पर, जैसे पेटीएम में पैसा आप लोग रखते हैं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ऐसी करेंसी है बिटकॉइन, और कई भी सारी और भी आप लोग ऐसी करेंसी देखने को मिलेगी। तो इनको हम लोग नॉर्मली वर्चुअल करेंसी के नाम से भी हम लोग नॉर्मली इनको जानते हैं। दिक्कतें क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि ये करेंसी एक ऐसी करेंसी बनाई गई है ताकि इसको कोई टैकल ना कर सके। जैसे हमारी कंट्री में जो रुपी है, हमारा जो नोट है, उसको कौन देखता है, उसको देखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग आरबीआई बोलते हैं, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। इसी तरीके से जब डॉलर की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा करेंसी यूज की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वो है डॉलर। ये किसका, यूएसए का। कौन देखता है इसको, फेड रिजर्व देखता है, जो कि यूएसए का सेंट्रल बैंक है। तो ये इसको कंट्रोल रखता है। मार्केट में कितनी मनी होनी चाहिए, कितनी मनी नहीं होनी चाहिए, तो उसको इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम जो किया जाता है, वो यहां पर उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। तो पॉलिसीज रहती है, आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी रहती है उन चीजों को लेकर, क्या किस तरीके से पैसा बढ़ाना है, किस तरीके से पैसा घटाना है। पर लेकिन ये एक ऐसी करेंसी आ गई मार्केट में जिसके ऊपर कोई बैंक नहीं बैठा हुआ है। आप लोग इसको ऑनलाइन माइनिंग कर सकते हैं, यानी कि जैसे नहीं आप लोग गेम खेलते हैं तो गेम में आप लोगों को पॉइंट्स मिलते रहते हैं। आप लोग जैसे गेम खेलेंगे आप लोगों को पॉइंट्स मिल जाएंगे, कहीं आप लोगों को पावर मिल जाएगी। तो वो पॉइंट्स और पावर जैसे आप लोग यूज करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को हाँ एक पावर मिलती रहती है। तो ऐसा ही कुछ एक प्रोसीजर स्टैब्लिश किया गया है कि आप लोग ऑनलाइन बैठकर एक पर्टिकुलर सिस्टम क्रिएट कर बहुत सारी ऐसी करेंसी जो है वो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। आज की डेट में तो दुनिया भर की आ गई है, जैसे कि आप लोगों को बिटकॉइन तो एक आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, इसके अलावा और भी कई सारी है, जैसे इथेरियम हो गया, ठीक है, स्टेलर हो गया, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर लाइट कॉइन हो गया। तो आज की डेट में बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जिनको डिजिटल करेंसी का नाम भी दिया जाता है, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी भी इनको बोला जाता है। तो ये करेंसी ऐसी है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, यानी कि ये करेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगी, इसके ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं है। तो इसलिए लोग ज्यादातर इसमें इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर कई बार काफी हाई रिटर्न मिल जाता है काफी लो टाइम में। नॉर्मली अगर आप लोग एफडी कराओगे या फिर किसी और एरिया में आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोगों को 5 से 6 आप लोगों को मैक्सिमम आज के डेट में रिटर्न देखने को मिलता है। पर लेकिन इनमें क्या है, कई बार आप लोगों को काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर 50-50 60% तक भी इनमें रिटर्न देखने को मिलता है कई बार। पर लेकिन जितना जल्दी रिटर्न देखने को मिलेगा उतनी ही जल्दी ये कई बार धड़ाम से नीचे भी गिर जाती है। अगर यहाँ पर अगर बात करें, इससे चाइना ने बोला कि वो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने जा रहा है, तो चाइना ने जैसे ही बोला क्रिप्टो करेंसी को बैन करने जा रहा है, अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, तुरंत क्रिप्टो करेंसी की मार्केट जो है वो डाउन हो गई और तुरंत काफी ज्यादा लॉस यहाँ पर देखने को मिला। इसी के साथ में इलोन मस्क ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसी के चलते क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में भाव बढ़ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इतनी ज्यादा ऊपर नीचे करेंसी होती है कि मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसी करेंसी है जो कि काफी ज्यादा इसके अंदर आप लोगों को फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। इनके फ्लक्चुएशन अगर रहेगा, ऊपर नीचे जाती रहेगी साइन वेव की तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे।
तो इस तरीके से मार्केट में एक स्टेबलाइजेशन नहीं आएगा। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी हम अपने देश में बैन करने जा रहे हैं। जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बात बोली, लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में पहुंचने के बाद में उन्होंने बोला कि आप लोग क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकते। रीजन क्या है? रीजन ये फंडामेंटल राइट। जब फंडामेंटल राइट में आप जो जाएंगे पार्ट 3 में संविधान के अंदर में, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिखे हुए हैं। तो पॉइंट्स में कुछ बातें बोली गई कि 19 जो आर्टिकल है उसमें कई सारी फ्रीडम आप लोगों को दे रखी है। तो फ्रीडम में एक इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम आप लोगों को देखने को मिलेगी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना बिजनेस, अपना व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर भी आप लोग कंट्री में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो ये सारी दे रखी है। तो यहां पर जो बोल रखा है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एनी प्रोफेशन। तो जब प्रोफेशन आप लोग यहां पर करेंगे, कोई ट्रेड आप लोग करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो उसके लिए करेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इनडायरेक्ट वे में ये बोला गया, अगर करेंसी को बैन आप लोग कर देते हो तो ये आप लोग फंडामेंटल राइट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो इंसान के। उनको जो बिजनेस करना होता है, व्यापार करना होता है, वो आप लोग उनको नहीं करने दे रहे हो। तो ये सही नहीं है। तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर बोला गया कि आप लोग करेंसी को बैन नहीं कर सकते, आप लोग इसको रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट और बैन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, बैन करने का मतलब होता है कि बिल्कुल खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, वो वाली बात। पर रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि आप लोग उस तरीके से ऐसे लेकर चलो कि मार्केट पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े और उसके तरीके से एक तरीके से ज्यादा फ्लक्चुएशन उसके अंदर न देखने को मिले। अगर मिले भी तो कैसे आप लोग उसको फ्लक्चुएशन को झेल पाओगे, ये किस तरीके से ऐसे यहां पर बोलने की कोशिश की गई। तो रेगुलेट करने के लिए एक खुद की भी डिजिटल करेंसी लाने की भी बात की गई यहां पर, ताकि लोग जो है वो इस करेंसी के ऊपर ज्यादा ना भागे। देखिए, लोगों को ना हमेशा एक तरीके से रहता है कि जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है, कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना है। तो जहां पर उनको मौका मिलेगा वो इंसान वहीं पर ही जाकर ये काम करेगा। तो क्या ये जो करेंसी है इनका कोई मतलब नहीं है, ये करेंसी जो है ये बिल्कुल फालतू की करेंसी है, क्या इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से फ्लक्चुएशन बहुत ही ज्यादा होता है, इनके अंदर भी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है आप लोगों को लंबे समय तक का। पर डिपेंड मैक्सिमम ये करता है कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें यहां पर डिपेंड करती हैं। तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। अभी यहां पर कुछ करेंसी ऐसी, कुछ कंट्री ऐसे भी हैं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लिया है बिल्कुल। यानी कि वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर की तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं आज के डेट में। जैसे नॉर्मल करेंसी हम लोग अपने देश में यूज करते हैं, अपनी रुपी, ठीक है। उनमें से एक कंट्री का नाम चलिए आप लोग बताइए, देखता हूं किसको पता है, ठीक है। वैसे 2 कंट्री है फिलहाल, अभी एक कंट्री का नाम आप, चलो दोनों कंट्री आप लोग बताइए, कल फिर मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। आज आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग सर्च करते हैं ना चीजों को जानकर, तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाते हैं। 2 कंट्री अभी ऐसी है रिसेंटली आप लोग को देखने को मिलेगी, उनका नाम आप लोग को बताना है, जो क्रिप्टो करेंसी को एक तरीके से ऐसे जैसे हम लोग रुपी यूज करते हैं उस तरीके से वो यूज कर रहे हैं अपने देश के अंदर में, उसको अलाउ कर दिया कि व्यापार कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर में। तो अगर इस तरीके से देश इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे और हम लोग इसको बैन करेंगे तो ये कितना ज्यादा सही है, तो वो सही नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोग इसको रेगुलेट करो, तो वो सबसे अच्छा तरीका यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो करेंसी थी ये इन्वेंट की गई थी यहां पर नकामोटो, बेसिकली यहां पर इनका नाम था सतोशी नकामोटो। यानी कि एक ये भी ऐसा वर्चुअल नेम था, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं था जिसके द्वारा बोला गया कि हाँ मैं हूं ना, जैसे मैं बोलता हूं कि करंट अफेयर के लिए मैं हूं ना, तो ऐसा कोई पर्सन नहीं था बोले कि मैं हूं ना कि मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो करेंसी यहां पर आती है इसका बेसिक पर्पज यहां पर यही रहता है कि किसी गवर्नमेंट के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में करेंसी न रहे, ये लोगों के हिसाब से चले, जैसे लोग इसके अंदर आए वैसे ही चीजें चले। तो 2009 में जब इसको क्रिएट किया गया उस टाइम पर लग नहीं रहा था कोई इसके अंदर आएगा, पर लेकिन ये क्रिएट करने का जो तरीका था वो यूज किया गया इसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ताकि कोई इसके अंदर इंटरफेयर ही ना कर सके। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे वायरस नहीं होता है, वायरस की दवाई नहीं बना पाते हैं, अभी एक नेचर है कल को दूसरे नेचर का हो गया, तो पहले नेचर वाले की दवाई नहीं बना पाए। जैसे कोविड-19 की नहीं, कोरोना के कई सारे भाई बहन आ गए, कोरोना टोरोना मोरोना सोरोना, तो वो सारे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। उसी पैटर्न में यहां पर ये काम कर रहा था, तो इसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला। अगर बात करें इसकी जो वैल्यू थी यहां पर अगर बात करें यहां पर 2017 में कितनी थी और 2020 में बढ़कर कितनी होगी, तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये काफी पीक पर और काफी ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसलिए कई सारी कंट्रीज को लेकर टेंशन में है कि यार कल को हम लोगों ने करेंसी को इंप्लीमेंट कर दे तो कैसा चलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी अभी एक स्टेटमेंट दी गई इसको लेकर कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको कैसे रेगुलेट हम लोगों को करना चाहिए। तो उसकी वजह से भी यहां पर ये न्यूज में आ गई है कि सबको मिलकर साथ में आना चाहिए। और हमारी कंट्री में अभी एक बिल भी लाया जा रहा है इसको लेकर, जिसकी वजह से ये और ज्यादा न्यूज में आ गई है। कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि यहां पर इसको बैन किया जा रहा है, पर लेकिन बैन करना शायद एक तरीके से देखते हैं होगा नहीं होगा। बेसिक मुद्दा यह कि एक तरीके से यहां पर रेगुलेट करने वाला ज्यादा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर पता चला ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया तो कहां से आप लोग इनको बैन करोगे, तो ये फंडा रह जाता है ना यहां पर। तो बैन करना सोल्यूशन नहीं है, तो रेगुलेट करना, करंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमारा है उसके अंदर कैसे आप लोग इसको इंक्लूड करके चल सकते हो, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि सोसाइटी अगर एक्सेप्ट कर रही है, आप लोग इसको बैन कर दोगे तो फिर वही बातें हैं, लोग जो है उसको छुप छुप कर यूज करेंगे, कहां तक आप लोग उनको रोक लोगे, क्योंकि आपके पास में तो उसका कोई कंट्रोल है नहीं है। तो ऐसी चीजों को बैन करना सही नहीं होता है।
तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बच्चा कोई बदतमीजी करने लगे तो बच्चे को समझाना, सही पैटर्न में लाना तरीका होता है, ना कि उसको पीट कर बैठा देना, तो वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। तो वही बातें यहां पर इसके लिए की जा रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और ये ऐसे टॉपिक है यार, इनको ना आप लोग ऐसे मत सोचा करो आज 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 ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल आज ही हो गया, आगे फिर नहीं आएगा। नहीं, ये आर्टिकल ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली आप लोग के आते रहेंगे जब तक यहाँ पर बेसिकली वो न्यूज में रहती है चीजें, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट रहती है, तो उनको लेकर टेंशन में आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी देखने को मिली 26। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, कोप बोलते हैं इसको। 26 कहां पर देखने को मिली है? ये ग्लासगो में देखने को मिली। ये कहां पर है? ये यूके के अंदर देखने को मिल रहा है। तो 26 कॉन्फ्रेंस थी। वैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मैंने आप लोगों को पहले बोला था, कुछ थोड़ी सी और याद रख लीजिएगा। जैसे पहली कहां पर हुई थी? ये बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई थी। दूसरी कहां पर हुई थी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्योटो के अंदर हुई थी बेसिकली। ठीक है, तीसरी कहां पर हुई थी? ये सॉरी दूसरी नहीं थी, 95 में थी, 97 में थी, तीसरी थी। ठीक है, और 8वीं कहां पर हुई थी? याद रखेगा, 8वीं हुई थी ब्राजील इंडिया के अंदर में, जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोला गया। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेरिस में हुई थी, जहां पर यही वो कॉन्फ्रेंस थी जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस निकल कर आया था, हमारे देश में जो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो सोलर के फील्ड में काम करती है, और 100 बिलियन जो रुपये इकट्ठा करने की भी बात यहीं पर ही की गई थी। फिर यहां पर 2019 में हुई थी यहाँ पर 25वीं, जो कि मैड्रिड स्पेन के अंदर हुई थी। और अभी यहाँ पर कहां पर हुई? ये हुई यूके के अंदर में। ठीक है, दो आगे कौन सी कहां पर हो रखी है उनका भी रिवीजन कर लीजिए, आप लोगों को फिर कल एक बार फिर बता दूंगा उनको। तो दोनों के बारे में बताइएगा, दोनों नेक्स्ट अभी कहां पर होने वाले हैं, क्योंकि वो भी अनाउंस कर दी गई है कि 27 और 28 जो है वो कहां पर होने वाली है, तो उनके बारे में आप लोग को बताना है। अभी यहां पर जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई तो इसमें कई सारे मुद्दे सामने निकल कर आए। तो राइटर यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस दे रहे हैं, ई व्हीकल पर फोकस दे रहे हैं, डिजिटल करेंसी पर आप लोग फोकस दे रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी पर आप लोग फोकस दे रहे हैं। पर लेकिन क्या आप लोग यहां पर फोकस दे रहे हैं कि सस्टेनेबल वेलबींग के बारे में? यानी कि जैसे अभी कोरोना वायरस देखने को मिला तो हेल्थ जो है वो काफी बड़ा इशू बन गया, तो हेल्थ को एक तरीके से ऐसे लेकर चलना है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी आप लोगों को इसके लिए होनी चाहिए। यानी कि आज की डेट में कई सारी बीमारी ऐसी हैं जो कि यहां पर कोरोना के चलते यहां पर जिनके ऊपर फोकस भी नहीं हम लोग कर पाए। अभी यहां पर मैक्सिमम बीमारी आप लोगों को जूनोटिक देखने को मिलेगी। जूनोटिक बीमारी कौन सी बीमारी होती है? वो बीमारी जो जानवरों से इंसानों में आप लोगों को फैलती हुई नजर आती है, तो उन बीमारी को आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सिस्टम लेकर चलना पड़ेगा, जिसमें इंसान और जानवर सब इकट्ठे आ जाएं, ताकि उनको सही से टैकल करा जा सके, और इन्वायरमेंट भी उसका एक पोर्शन रहेगा जिसको लेकर आप लोगों को चलना है। तो अभी यहां पर हमारे देश के द्वारा ये 5 तंत्र अभी हमारे द्वारा एक्सेप्ट किए गए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर स्टार लगा लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा, और अगर कुछ लिखने के लिए भी आ जाता है तो आप लोग ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। इंडिया के द्वारा बोला गया है कि यहां पर ये 500 गीगावाट हम लोग अचीव करेंगे नॉन फोसिल जो एनर्जी है। नॉन फोसिल एनर्जी क्या होती है? इसको हिंदी में अक्षय एनर्जी बोलते हैं, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी भी आप लोग बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा टारगेट था 450 गीगावाट का 2030 तक का, तो हम लोगों ने क्या किया? 50 इसमें और ऐड कर दिया। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला कि हम लोग काफी कुछ करेंगे, पर लेकिन आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसे के हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो ये जब बातें बोली गई तो यहां पर उसी के चलते चीजें हम लोगों ने चेंज भी की। उन्होंने बोला ठीक है भैया, हम लोग पैसा देंगे, तुम अपना काम करो। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे अपनी एनर्जी में देख तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस, और इंडिया 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से लेगा। यानी कि जो भी हम लोग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% जो है रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे। जब हमारा पैसा लग ही नहीं रहा है तो भाई साहब आप पैसा दे ही रहे हो, तो फिर क्या दिक्कत है? हम तो खूब अपना बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पर कूद जाएंगे, हमारा क्या जा रहा है। आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा कि 1 बिलियन जो टन है कार्बन एमिशन, उसको कट करेंगे। तो इसके चलते भी आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी के चलते पेड़ पौधे बहुत सारी और चीजें देखने को मिलेगी। नए नए तरीके से सोलर एनर्जी को यूज किया जाएगा 2030 तक का। 2030 तक का एक और टारगेट था यहाँ पर, जो यहाँ पर इंटेंसिटी है, ठीक है, कार्बन की, वो पहले 35 तक बोला था हम लोगों ने प्रीवियस टारगेट, अब 45 कर दिया इसको बढ़ाकर। और एक सबसे बड़ा जो अभी यहाँ पर टारगेट आया, हमारा टारगेट है 2070 तक का हम लोग नेट जीरो एमिशन जो जीरो कर दें, यानी कि जितना एमिट कर रहे हैं उतना ही हम लोग कंज्यूम करें। चाइना का 60 तक का है, यूएसए का 50 तक है, और इंडिया का 70 तक का है। तो इसके चलते हम लोगों ने बोला कि पैसा लगेगा, तो यूएसए और कई सारी डेवलप कंट्री उन्होंने बोला कि पैसा हम लोग देंगे, आप लोग करना स्टार्ट करो। पर लेकिन कई बार ऐसा बोल देते हैं, वो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता है, तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उसके चलते बार बार ये रहता है, चलो ये तो आप लोगों ने इन्वायरमेंट को सही कर लिया, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ को भी लेकर साथ में आप लोग चलिए, तब चीजें जो है और अच्छे लेवल पर आप लोगों को इंप्लीमेंट होती नजर आएगी। अभी G7 की जब मीटिंग हुई थी तो वहां पर भी कई सारे मुद्दे ऐसे देखने को मिले थे हेल्थ के बारे में, कोरोना को कैसे टैकल करने हैं। आज की डेट में मैक्सिमम कंट्री क्या कर रही है, वो देखिए, जैसे यूएसए हो गया, वो क्या कर रहे हैं, अपने आप तो उन्होंने अच्छे खासी जिंदगी के मजे ले लिए, ठीक है, तो बस जब यहां पर दूसरे का नंबर आया जिंदगी के मजे लेने का, तो फिर उन्होंने बोला नहीं यार, हा चिल्लाने लगे, ये तो ये हो रहा है, ये तो हो रहा है। तो इनकी कई सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हम लोगों को कहां से मिलती है? तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है।
तो ये आईपीसीसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इसकी पहली रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी 1990 में की गई थी, और अभी जो रिपोर्ट आनी थी वो 2022 में आनी थी, पर लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो होने वाली थी उसके चलते इन्होंने अपनी रिपोर्ट का कुछ पोर्शन जो है वो अभी प्रस्तुत कर दिया। तो 3 पार्ट में ये डिवाइड करते हैं। तो पहला जो पार्ट था उसका इन्होंने रिलीज कर दिया, बाकी के 2 जो पार्ट हैं वो अभी इनके 2022 में रिलीज होंगे। तो इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्ट यहां पर मिलकर बातें करते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आईपीसीसी की, इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है 2007 में। इनके साथ में यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था एल गोर, उनके साथ में मिलकर इनको प्राइज मिला था। यहां पर ये टारगेट यहां पर ये रखा गया इसके द्वारा कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हम लोगों को कंट्रोल करना है। अगर हम लोग बात करें प्री इंडस्ट्रियल टाइम, इनके जब हिस्ट्री आप लोगों ने देखी होगी उसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा है ना, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। उन इंडस्ट्रीज के चलते जैसे हम लोगों ने मशीन स्टार्ट करी, कोयला जलाना स्टार्ट किया, तो धरती का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता इंडस्ट्रियल टाइम से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग आ चुका है। अब बोल रहे हैं कि इसको 1.5 पर ही रोकना है, पर लेकिन 1.5 पर भी अगर हम लोग रोक पाते हैं तो दुनिया भर के ग्लेशियर जो है वो पिघल ही रहे हैं, ठीक है, मौसम चेंज हो रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है काफी ज्यादा, कहीं सूखा पड़ जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को चेंज नजर आ रही है। क्रॉपिंग पैटर्न लोगों के चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से इनके फसल जो उगाई जाती है खेतों में, तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आज की डेट में देखने को मिल रही है। तो बोला यह जा रहा है कि 1.5 पर भी अगर कंट्रोल कर पा रहे हो ना तो भी कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा, पर लेकिन अगर 1.5 से ऊपर चला जाता है तो आप लोग अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारोगे और कोई उसको ठीक नहीं कर पाएगा। तो कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको ये लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे ऐसे एक रिपोर्ट तो आती है फाइनल, ठीक है, कईयों साल में, बीच बीच में डोज भी देती रहती है, ठीक है। जैसे एमिशन सिनेरियो के बारे में बात करें, 2000 में आ गया, फिर 2012 में आ गया, कोई 2012 में, 2018, 19, तो इस तरीके से बीच बीच में बताते रहते हैं, बीच बीच में आके बता दिया कि सुधर रहे हो कि नहीं सुधर रहे हो। तो ये वाली चीजें भी बीच बीच में चलती रहती है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इवन जो यूएन के चीफ है उन्होंने तो ये बोल दिया कि अगर अभी आप लोग नहीं सुधरोगे तो आगे आप लोगों के पास में सुधरने का मौका भी नहीं रहेगा और आप लोग अपने आप को सुधार नहीं पाओगे। तो इसलिए चेताया गया कि भाई साहब इन चीजों के ऊपर फोकस देकर चलो, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते जो गुटरेस साहब के द्वारा बोला गया पेरिस के अंदर में, तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो यहां पर कोविड-19, क्लाइमेट चेंज या टैक्स वाला सिस्टम जो काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स होना चाहिए और कैसे एड्रेस करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ये सारी चीजें साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। आज की डेट में अगर बात करें तो आज के लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर टारगेट किया गया था 40% पॉपुलेशन को कोविड-19 की दवाई वगैरह को लेकर, उसमें भी टारगेट थे यहां पर कि 2022 तक का 70 को अचीव करना है। बहुत सारी गरीब कंट्री ऐसी जिनको दवाइयां भी नहीं मिल पा रही है। तो हेल्थ का भी मुद्दा आप लोगों को साथ में लेकर चलना है, जिसको आप लोग साइड में रख देते हो। तो इन्वायरमेंट के ऊपर तो फोकस यहां पर इसके ऊपर फोकस करना है, इन्वायरमेंट को साथ में लेकर चलना है। कई सारी ऐसी बातें यहां पर बोली गई है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कहीं ना कहीं हम लोग चीजों को जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये सारी चीजें जरूरी है कि हम लोग इनके ऊपर फोकस देकर चले। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हुई है वो ऐसा नहीं है आए बिस्किट खाए और निकल लिए। अब आप लोगों को इनको लेकर चलना चाहिए ढंग से। और इवन महात्मा गांधी जी के कोटेशन भी आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं कि जो पृथ्वी है ना, ऐसी कई पृथ्वी आप लोगों को जरूरत पड़ जाएगी अगर लालच यानी कि ग्रीड में काम करोगे, और अगर नीड के लिए काम करोगे, आवश्यकताओं के लिए, तो अपनी पृथ्वी काफी आप लोगों के लिए। तो नीड नहीं तो ग्रीड नहीं, आप लोग को नीड के हिसाब से काम करने, तभी चीजें जो है वो आप लोग सुधार पाओगे। तो उसके बारे में है, वरना तो दिक्कतें फिर आप लोगों को जानने को मिलेगी। कुछ ऐसे माहौल आप लोगों को नजर आएंगे, यहाँ पर ग्लेशियर आप लोगों को पिघलते हुए इस तरीके से नजर आएंगे, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि इन मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करें और इनको सुधारें। तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल था, आई होप कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो एक आर्टिकल थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसका एक ओवरव्यू दे देता हूं। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया। तो तब से लेकर बोला गया कि आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों को बेसिकली एक तो नई कैपिटल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। पहले जो यहां पर चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने 3 कैपिटल फॉर्मेशन करने की बात की। बहुत सारे लोगों से यहां पर एक्वायर कर लिया काफी कुछ यहां पर उनके द्वारा, खासकर जमीन वगैरह, और बहुत सारे लोगों को रिहेबिलिटेट भी नहीं किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, आप लोग किसी की जमीन ले सकते हैं, सही है, आप लोग ले लीजिए, पर लेकिन उसके बदले उसको ऐसा तो कीजिए ताकि उसकी डिपेंडेंसी किसी ऐसी चीज पे बन जाए, अब उसकी लाइफ चलती रहे। जमीन में खेतों में खेती करते हैं लोग, अपनी रोजी रोटी चलाते रहते हैं। अब जमीन खरीद ली आप लोगों ने 5 लाख रुपए देके, अब वो 5 लाख रुपए मान लीजिए उनकी जमीन चलेगी, वो 5 लाख रुपए उनके पास टिकने वाले तो है नहीं, खर्च भी करेंगे, उनको आज भी पैसा आता है तो उनको यूज करने की कोशिश करता है और अच्छे लेवल पर। तो कल को चलकर दिक्कतें देखने को मिलेगी। जैसे 5 लाख रुपए खत्म हो गए, उनका तो सारा छीन लिया आप लोगों ने, तो कुछ ऐसा प्रोविजन कीजिए ना ताकि उनकी जिंदगी आराम से चलती रहे। तो इसके चलते यहां पर ये बात बोली गई है। बाकी पॉलिटिक्स की बातें हैं, पर लेकिन स्पेशल कैटेगरी का जो दर्जा है ये आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, काफी लंबे समय से न्यूज में भी रहा कई बार। हमारे संविधान के अंदर अगर बात करें तो इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें मेंशन है नहीं है, कभी आप लोग पूछने लगो कि यहां पर संविधान में मेंशन है क्या, नहीं।
फिफ्थ फाइनेंस कमीशन आया था, उसके द्वारा बोला गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और महावीर त्यागी थे कमीशन के चेयरमैन 1968 में। उनको लगा यार कई सारे राज्य ऐसे हैं जो काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस हम लोग को देना चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के द्वारा। और हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनके द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो कोई हिली एरिया है, लो पॉपुलेशन है, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली अगर बॉर्डर पर है कोई देश, बॉर्डर पर है कोई देश, उस राज्य की बात करें, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग की नहीं है, और वहां पर खेती वगैरह भी आप लोग ढंग से नहीं कर सकते, वहां पर कमाई ढंग से नहीं होती है, तो ऐसे राज्य को अलग से पैसा आप लोग को देना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर की गई। तो उसी के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 11 ऐसे टोटल राज्य हैं आज के में हमारे कंट्री में। अगर जम्मू एंड कश्मीर को अभी यूनियन टेरिटरी हटा दिया गया है तो यहां पर 10 राज्य आप लोगों के पास में बच जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये जो राज्य हैं ये वो राज्य जो स्पेशल कैटेगरी की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा किसी को भी स्पेशल कैटेगरी का दर्जा फिलहाल जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हो गई थी क्योंकि जहां पर 14 फाइनेंस कमीशन थे जिनका नाम था वाई बी रेड्डी साहब, उनके द्वारा क्या किया गया, 42% यहां पर पैसा दे दिया यहां पर बेसिकली स्टेट को, और बोला गया अब यहां पर कोई भी आगे चलकर स्पेशल कैटेगरी जैसा मुद्दा देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो उसके चलते यहां पर ये चीजें निकल कर आई। 13 फाइनेंस से 10% बढ़ा दिया, क्योंकि पहले 32% यहां पर सेंटर स्टेट के बीच में पैसा शेयर किया जाता था। जो भी पैसा टैक्स में इकट्ठा करते हैं ना, उनको फिर सेंटर और स्टेट आपस में शेयर करते हैं। तो यहां पर पहले 32% शेयर करते थे, अब उसको बढ़ाकर 42% कर दिया। पर लेकिन 1% अभी यहां पर निकाल दिया गया, वो यहां पर 42% जो राज्य के पास में जा रहे हैं उसमें से 1% निकालकर अभी जम्मू एंड कश्मीर के लिए दे दिया, जब से इसको नई यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ये किसने किया, ये 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने किया। और 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन आप लोग मुझे पढ़ा दो, बाकी तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया अब तक, तो ये आप लोग मुझे पढ़ा दो, यानी कि रिवीजन कर लो, फिर कल इसका आंसर बता दूंगा। संविधान के अंदर जाएंगे तो फाइनेंस कमीशन का रिवीजन भी आप लोग कर सकते हैं। आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में मेंशन है, और 1951 में इसको क्रिएट किया गया था। अभी कौन है फाइनेंस कमीशन, ये तो आप लोगों को बताना है। पहले फाइनेंस कमीशन कौन थे सबसे पहले, वो भी आप लोगों को बताना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिकली मुद्दा मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या क्या चीजें उनको देखते हैं। प्रीलिम्स फोकस में काफी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल निकल कर आ रही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बात की जा रही है। गवर्नमेंट को बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो आप लोगों ने क्राइटेरिया रखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उस क्राइटेरिया को फिर से आप लोग चेक करो। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो निकलकर आप लोगों से आ सकता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में, तो वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूं। यहां पर उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, तो उसके बारे में याद रखिएगा। हमारे संविधान में चेंज किया गया 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर में, याद रखिएगा 2019 में, जिसके चलते 10% इकोनॉमिकली सेक्शन वीकर वाला हम लोगों ने इसमें ऐड किया। हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं मेंशन है कि इकोनॉमी के बेस पर आप लोगों को रिजर्वेशन दे सकते हैं। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोग सोशल और एजुकेशनल बेस पर रिजर्वेशन दे सकते हो, यानी कि सोसाइटी में पिछड़ा कोई वर्ग है या फिर इसके अलावा कोई एजुकेशन ही ढंग से उसको नहीं मिले तो वहां पर रिजर्वेशन दे सकते हो। पर लेकिन आर्टिकल 145 यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें देखने को मिलेगा, यहां पर एक है कि एटलीस्ट 5 जज होने चाहिए किसी मुद्दे को देखने के लिए। तो इसके चलते यहां पर उसको रिव्यू करने के लिए एक बेंच बैठी, उसने यहां पर ये बातें बोली, और इसी के चलते आर्टिकल 143 भी सजेशन देता है, जिसके चलते प्रेसिडेंट को सजेशन दिया जाता है। ये भी एक इंपोर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। तो ये 2 आर्टिकल भी आप लोग और साथ में याद रख सकते हैं। तो अभी बात ये की जा रही है कि कैसे चीजों को लेकर चलोगे। इसी के चलते जो यहां पर NEET है उसने क्या किया, अपनी काउंसिल जो है वो अभी रोक दी है, क्योंकि ये क्राइटेरिया चेंज होगा तो फिर काउंसिल में उसी तरीके से बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा और वहां से उनको बाहर निकाला जाएगा जो उसके अंडर में नहीं आएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट है, जिसको नीट आप लोग बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एजुकेशन के लिए इसको कंडक्ट किया जाता है। MBBS, BDS, आयुष में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पर ये एडमिशन किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। तो ये ऑल इंडिया जो प्री मेडिकल जो टेस्ट है, ठीक है, AIPMT, उसको रिप्लेस कर यहां पर अभी यहां पर नीट आप लोगों के सामने देखने को मिलता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर जो GST के जो 3 रेट लाने की बात की जा रही है। पहले GST में कौन कौन से रेट हैं, अभी फिलहाल बात करें तो एक तो जीरो यूज होता है कि किसी पर बिल्कुल नहीं लगेगा उसको जीरो बोल देते हैं, हालांकि इसको रेट काउंट नहीं करते हैं। आप लोगों को 4 रेट देखने को मिलते हैं, 5% रहता है, 12% रहता है, 18% रहता है और 28% रहता है। कई बार क्या होता है कि सेस भी लग जाता है 28 के ऊपर, पर लेकिन 4 रेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन 4 को घटाकर अभी 3 रेट करने की बात की जा रही है कि जो 12 और 18 के बीच में ज्यादा गैप आप लोग को देखने को मिलेगा, क्यों ना इसको 15 कर दें हम लोग।
तो एक बीच का ले लेंगे, बुद्धा वाला पाथ हो जाएगा, तो आप लोगों को 3 रेट देखने को मिल जाएंगे। फिर एक हो जाएगा यहाँ पर, एक बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक तो ये वाला हो गया नीचे वाला और एक ऊपर वाला हो गया। अब इनमें भी चेंज करने की बात की जा रही है, बोला जा रहा है सबसे नीचे वाला जो 5 है उसको 8 कर दो, और 12 को आप लोग 12 और 18 के बीच का 15 निकाल दो, और जो 28 है उसको आप लोग 30 कर दो। तो इससे क्या होगा, जो सेंट्रल स्टेट के बीच में जो रिवेन्यू शेयर है और जो यहाँ पर जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें भी कोई कमी नहीं आ गई। तो जीएसटी काउंसिल के द्वारा यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है उसके द्वारा आज के में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं जो यहाँ पर विश्वेश्वरैया जो एस ये बेसिकली बोमनी साहब, तो ये यहाँ पर उसको चेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये जीएसटी काउंसिल में जो स्टेट लेवल की बात है, सेंट्रल लेवल पर तो वैसे फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, जो कि बना भी है कई बार, याद रखेगा। हमारी कंट्री में 2014 में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 122वां, ये बिल लाया गया था, ठीक है। और फिर आगे चल के क्या किया गया, पास कर दिया गया, तो ये 101वां संविधान में संशोधन बन गया। कंफ्यूज मत होना, 101वां है जीएसटी, ठीक है। कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अंदर यहाँ पर 3 टैक्स क्रिएट किए गए, एक सेंट्रल स्टेट और एक इंटीग्रेटेड टैक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखने को मिला आप लोगों के लिए यहाँ पर। आर्टिकल 246 जो है ये बेसिकली बात करता है कि स्टेट टैक्स लगा सकता है जीएसटी के अंदर में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है जीएसटी काउंसिल, तो 279 आर्टिकल ए के अंदर जीएसटी काउंसिल क्रिएट की गई और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ये क्रिएट की जाती है, और हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसको चेयर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। आज की डेट में आप लोगों को पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ये सारी चीजें जो हैं और ये एविएशन फ्यूल जो है ये इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए अलग अलग स्टेट में आप लोगों को इनके प्राइस जो है वो अलग अलग नजर आ जाएंगे। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा रहता है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। एक काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा ये इकोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का बन जाएगा। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा बेसिकली क्या किया गया, अभी रिसेंटली जो कोऑपरेटिव्स बैंक होते हैं उनको अपने कंट्रोल में लिया गया। तो एक इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो यहां पर ये हो गया कि ये स्टेट के बैंक होते हैं, इनको सेंटर ने अपने कंट्रोल में ले लिया हो। तो इसके चलते हाई कोर्ट ने इशू किया नोटिस, इसके चलते कि आप लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हो, तो उसी के चलते ये न्यूज में आ गया है। तो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट जो एक्ट है उसके हिसाब से जो अर्बन कोऑपरेटिव्स हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लेना। तो इसके चलते यहां पर ये जो न्यूज निकल कर आई, ये केरला से निकल कर आई, तो वो कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने बोला ये गया कि आप लोग एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी बनाओ और यहां पर इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव जो यहां पर और मैनेजिंग जो डायरेक्टर वगैरह भी रखो। तो पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पर है, वो स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आर्टिकल भी बताया इनके द्वारा 243L, ठीक है। तो उसके चलते प्रोग्राम कहां पर देखने को मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये स्लाइड के लिए आप लोगों के कई बार क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारे देश के अंदर में 2011 में। तो बोला गया कि एक तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह बना सकते हैं। तो यहां पर ये फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 19 के तहत। जब जाएंगे आप लोग तो राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आर्टिकल 19 के तहत आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर बन गया। यानी कि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आप लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 19 के बारे में भी आप लोगों को पढ़ा है, तो आप लोग यहां पर देखिएगा। तो ये आर्टिकल 19 में जब सी के अंदर जाएंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिखा हुआ है यहां पर, ये ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 19 के तहत कि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोग फॉर्म कर लीजिए, उसके हिसाब से आप लोग काम कर लीजिए। चलिए सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी इसका प्रोविजन आप लोग को देखने को मिलेगा, आर्टिकल 43B, यानी कि फंडामेंटल राइट भी है और डीपीएसपी में भी है। इसी के साथ में कहां पर ऐड किया गया, तो याद रखना जब पार्ट 9 में आप लोग जाएंगे तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारे देश में पंचायत ऐड की गई। पार्ट 9 के ए में जाओगे तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारे देश में म्युनिसिपैलिटी ऐड की गई। और पार्ट 11B में आप लोग जाओगे यहां पर, तो यहां पर कोऑपरेटिव्स ऐड कर दी गई। कौन सा, ये है 97, ठीक है। तो ये 73rd, 74 और 97, यानी कि 73, 74 और 97 ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए। अब किस किस ईयर में किए गए ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1992 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये 1992, 93 में, बेसिकली 93 यहाँ पर बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये कब, 2011 में। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। ये जो अमेंडमेंट आए थे, फिर से याद रखना, 1992 में बेसिकली अमेंडमेंट आए थे और 1993 में इनको अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बेसिकली डेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हम लोग पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में हम लोगों ने इसको ये बेसिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। और मुझे तो ये याद रह ही जाता है मैं इसको बोलता ही नहीं हूँ कभी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये समझिएगा इसके बारे में, तो ये याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाए तो डायरेक्ट कंफ्यूजन में नहीं आना है। आगे चलते हैं। अभी उत्तर प्रदेश को बेसिकली यहां पर मिल गया
एक एयरपोर्ट जो कि काफी ऑल ओवर वर्ल्ड में चौथे नंबर पर है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट है जेवर में उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको अभी इनोग्रेट किया गया है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में था। तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर देखते हैं। आगे यहाँ पर बात की जा रही है एमजी नरेगा के बारे में। तो 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर नरेगा के अंदर एलोकेट किए गए हैं अभी सेंटर के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर इस मुद्दे को देखती है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हमारे देश में जब आया, इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम नरेगा था। 2005 में आया था, यहाँ पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते थे। इसका एम क्या था कि लोगों को जॉब प्रोवाइड कराना। आगे नाम चेंज कर दिया गया इसका, एमजी यानी कि महात्मा गांधी लगा दिया इसके अंदर में, और राइट टू वर्क यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा गया कि लोगों को काम मिलना चाहिए। स्कीम जो लाई गई थी पहली बार 1991 में, इसके बारे में बात की गई थी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, और फिर आगे चलकर इसको बोला गया कि ग्राम पंचायत जो है वो इंप्लीमेंट करेगी। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि जब संविधान में आर्टिकल 21 में बात करोगे तो राइट टू लाइफ और डिग्निटी के बारे में बात करते हैं, तो वहीं से ये राइट टू वर्क की भी बात निकल कर आ जाती है। और डीपीएसपी के तहत यहां पर गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आर्टिकल 41 के तहत यानी कि 41 के तहत, कि वो राइट टू वर्क लोगों को प्रोवाइड करे। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे आप लोगों को बेसिकली हल्के से याद रखने हैं ताकि कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो 100 डेज का ये लोगों को व्यापार यानी कि जॉब प्रोवाइड कराते हैं, अपने लोकल एरिया में ही आप लोगों को जॉब यहां पर मिल जाएगी। इसी के साथ में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गरीबी के बारे में बात करता है, तो ये हेल्प करता है भुखमरी के बारे में, हेल्थ के बारे में, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि यहां पर वुमेन को फोकस दिया जाता है। ठीक है, डीसी के साथ में डिसेंट वर्क होना चाहिए, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक तरीके से रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो ये टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसे हैं जो नरेगा के साथ में कनेक्ट कर देखोगे तो ये इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर एक किताब है यहां पर सलमान रुश्दी साहब की, ये सलमान रुश्दी नहीं, यहां पर सॉरी सलमान कुर्सी, ठीक है, नाम है यहां पर सनराइज ओवर अयोध्या। तो इस किताब में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, तो बोला गया था इसको बंद कर देते हैं, इसको पब्लिश नहीं होने देते हैं। हाई कोर्ट के पास में गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको पब्लिश करने से रोकने से मना कर दिया, बोले कि पब्लिश किया जाएगा इस किताब को। ठीक है, तो उसके चलते ये न्यूज में आ गई, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। अयोध्या के ऊपर ये बेसिकली किताब लिखी गई है, तो इसके चलते इसका नाम और उसके राइटर का नाम जरूर याद रखेगा। डायरेक्ट कई बार ऐसी किताबें जो कंट्रोवर्सी में रहती हैं उनके क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर ड्राइवरलेस अभी मेट्रो चलाई जा रही है अलग अलग एरिया में, तो ये काफी अच्छा है क्योंकि ह्यूमन एरर को कम किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन एरर को कम करना, ये भी एक अच्छा प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कई बार न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखना। गंगा को क्लीन करने का टारगेट 2025 तक रखा गया यहां पर, तो देखिए जैसे कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी में आती है तो चीजें रहती हैं। तो ये अभी यहां पर फोकस दिया गया किसके द्वारा, ये दिया गया बेसिकली यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। पूछ ले कौन कौन से स्टेट में से बेसिकली यहां पर ये यमुना रिवर बहती है, यमुना की बात की जा रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तो यहां से आप लोगों को बहती हुई नजर आएगी। सिटी भी कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगी, हरियाणा की यमुनानगर हो गई, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैराना हो गया, इसी के साथ में बागपत हो गया, ये यमुना के किनारे हैं। न्यू दिल्ली में भी आप लोगों को फिर आती है। उत्तर प्रदेश में नोएडा, मथुरा, आगरा, फरीदाबाद, इटावा, ये कई सारी और भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यमुनोत्री से निकल कर आती है यहां पर ये, तो ये इसका बेसिक पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोला था ना कि सेक्स रेशियो जो है वो बढ़ गया है, तो यहां पर तमिलनाडु के अंदर भी सेक्स रेशियो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, पर लेकिन अभी यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को यहां पर कम देखने को मिलेगा मेल और फीमेल में, यहां पर आकर हल्का सा। पर ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखोगे, पंजाब के अंदर क्या है, ठीक है, कई सारे ऐसे, तेलंगाना के अंदर बढ़ गया है काफी अच्छा, तमिलनाडु के अंदर आप लोग देखते हैं, ठीक है, यहां पर, और केरला के अंदर तो काफी ज्यादा है। यहां पर केरला के अंदर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो यहां पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीजें देखने को मिलेगी, लोग लड़के और लड़की में ज्यादा भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने अपने राज्य में क्या क्या सेक्स रेशियो है इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आप लोगों से बन जाता है, आप लोग बोला ना वहां पर इंटरव्यू में जाकर वुमेन इंपावरमेंट के लिए काम करेंगे, पूछ लेंगे कि वुमेन इंपावरमेंट के लिए काम करोगे, सेक्स रेशियो बताओ चला एक बार, ठीक है, तो बातें हैं। टिकैत साहब ये बोल रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर अभी गए यहां पर फार्मर प्रोटेस्ट के मुद्दे पर, कि अभी प्रोटेस्ट जो है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी फार्मर के बहुत सारे इश्यू उनके ऊपर काम करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या काम करते हैं। आईएनएस वेला के द्वारा बात की जा रही है, तो आईएनएस वेला काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। अभी ये हमारी कंट्री में एक सबमेरीन है जो पनडुब्बी, वो अभी हमारी कंट्री में ज्वाइन कर ली गई है बेसिकली नेवी के द्वारा मुंबई के अंदर में। तो वेला जो है ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हमारे देश में देखने को मिली। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, कौन सा प्रोजेक्ट है, तो नेवी का, तो 75 प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके तहत ये काम किया जा रहा है। इसके पहले कौन कौन सी ऐड हो चुके हैं, तो आईएनएस कलावेरी हो गया, उसको कमीशन किया गया 2017 में। आईएनएस खंडेरी हो गया 2019 में,
आईएनएस क्रांच हो गया, ये 2021 में यहाँ पर मार्च में देखने को मिलेगी, और आईएनएस वेला हो गया। फिफ्थ जो है यहाँ पर एक और जिसका नाम है, जिस सबमरीन है ये है वैगरी, ठीक है, तो ये है वागिर, तो वागिर आप लोगों को देखने को मिली यहाँ पर। एक और है जिसका नाम है आईएनएस कुलबरी, तो ये 2023 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारे काम आप लोगों को प्रोजेक्ट 75I के तहत देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं इंडियन नेवी के तहत, तो याद रखिएगा। नेवी के जो चीफ है उनका नाम है यहाँ पर करमवीर सिंह, ठीक है, तो इनके बारे में भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको एससीओ आप लोग बोलते हो। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 20वीं मीटिंग यहाँ पर चल रही, इसके अंदर एस जयशंकर साहब के द्वारा बोला गया कि यार बायलैटरल इशू को यहाँ पर आकर मत उठाए, यानी कि यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे मेंबर हैं, आप लोग आपस की बातें यहाँ पर क्यों रख रहे हो। तो वही हो गया कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ या फिर कोई दो दोस्त जो है आपस की बातें जो तीसरे के साथ में डिस्कस करें, ऐसा मत करो, ये बातें बोली गई। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 2001 में जब बनाएगी तो रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, इसी के साथ में कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान आप लोगों को यहां पर देखने को मिले थे। अब टोटल मिलाकर 9 मेंबर हो गए, याद रखिए। ईरान इसमें लेटेस्ट अभी नया मेंबर जुड़ा है। 2005 में इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में मेंबर बने थे। वो मीटिंग कहां पर हुई थी जहां इंडिया और पाकिस्तान मेंबर बने थे, आप लोग बताइए, इसका आंसर कल मिल जाएगा। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फुल मेंबरशिप यहां पर अभी ईरान को मिली है 2021 के अंदर में। हेडक्वार्टर बीजिंग में, नाम संघाई है पर लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में, संघाई में ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया। एक इंपॉर्टेंट इसकी प्रोविजन होता है, इसको बोलते हैं रेड्स, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। इसका ये वाला जो पार्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये है ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर में, ठीक है। समिट एनुअली आप लोगों को देखने को मिलती है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, यहां पर चैनल के बारे में बात की जा रही है, बेसिकली इंग्लिश चैनल के बारे में। तो 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज दूंगा यहां पर। एक तो यहां पर इंग्लिश चैनल आप लोगों को मैप में जाकर देखना है, कल फिर आप लोगों को बताऊंगा, और एक आप लोगों को यहां पर और देखना है, वो क्या था, एक सेकेंड, एक आइलैंड है यहां पर सोलोमन आइलैंड। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इनको फिर मैं आप लोग कल दिखा दूंगा, इंग्लिश चैनल और सोलोमन आइलैंड, आप लोग इनको जाकर मैप में देखिएगा, ठीक है। बाकी यहां पर चाइना बोल रहा है एक तरीके से नॉन कमिटल ऑन यूएस ऑयल रिलीज प्लान, जो ओपेक प्लस के बारे में बात की जा रही है, अनमूव, यानी कि ओपेक प्लस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर अभी यूएसए ने पैसा जो यहां पर तेल रिलीज किया था, उसके चलते बात हो गई है। तो ओपेक प्लस जो है ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वियना में इसका हेडक्वार्टर है, 13th मेंबर है इसके अंदर, और आज के दिन में जो यहां पर मोहम्मद बारकिंदो इसके सेक्रेटरी, 1960 में बनाया गया था और ये 1961 में इफेक्टिव हुआ। तो ये वो कंट्री है जो ऑयल को प्रोड्यूस करती है, तो पेस्ट पे ये ऑयल का प्राइस भी ही डिसाइड करेंगे, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं इनके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, छोटी छोटी सी बातें यार। आप लोग अगर स्टेटमेंट देकर भी पूछ लेगा या G20 से पूछ ले, तो ओपेक के बारे में कल को पूछ लेगा। ओपेक प्लस में वो ऑर्गेनाइजेशन आज कंट्री आती है जैसे कि रसिया हो गया, ठीक है, तो रसिया इसका तो पार्ट नहीं है, पर लेकिन रसिया ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो जब ये ऑयल का प्राइस डिसाइड करते हैं तो उससे भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन है यहाँ पर तुषार के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के सामने, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी यहाँ पर, याद रखिएगा, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर आप लोग जरूर दिया करो, ठीक है। बाकी ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात की थी मैंने, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा दी है। तो ये 2 बार प्रदर्शित की जाती है, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, बेसिकली 2017 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया, 7 में सॉरी, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया था इसका ऑप्शन। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, तो 2 मैप बेस्ड, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग का हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं इसके बारे में। बाकी यहाँ पर वोकैबुलरी है 5 आप लोगों के सामने, तो इनको उनके ऊपर आप लोग बेसिकली आप लोग इनके वो स्टेटमेंट फॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा, इनके सेंटेंस फॉर्म कीजिएगा, आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, फीडबैक देकर जुड़ जाएगा। और सॉरी यार, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया डिटेल में बताने के चक्कर में, तो ये हो जाता है कभी कभी, तो उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। वैसे 1 घंटे के आसपास ही लेक्चर रखेंगे, कोई बात पर है, फिर भी कभी यार थोड़ी सी डिटेल आ जाती है तो हो जाता है, ठीक है। तो वैसे जो भी हो बताइएगा, यहाँ से टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, और दोनों क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा लिखने के लिए, उनका आंसर जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।